नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स के लिए कमेटी है। UNHRC नाम से शॉर्ट फॉर्म से बहुत पॉपुलर है। उसकी ओर से एक नोट जारी हुआ है 26 को। भारत सरकार को उसमें एक तरह से कहें कि इंडाइटमेंट है, और ये है CAA के आंदोलन में हमारे देश में जो लोग शामिल थे उनको तमाम मामलों में, दिल्ली दंगे के मामलों में और इनमें उनमें फंसाकर, और कुछ बहुत सारे लोग जो देश भर में अक़लियतों के किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको विभिन्न मामलों में फंसाकर जेलों में रखने के सवाल पर। और ये काफ़ी कहा जाए कड़ी भाषा में है। एक कमेटी की बैठक हुई है, उसमें तमाम लोग शामिल थे। उन्होंने ये फैसला लिया है और ये चिट्ठी जारी की है। इसके पहले 13 दिसंबर को CAA के सवाल पर इसी संस्था ने पहले हस्तक्षेप किया था CAA पर कि भारत सरकार ने जो कानून बनाया है इसमें ये एनोमली है। यानी जिस पर आंदोलन हो रहा था, जो आंदोलनकारियों का मत था, यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमेटी का भी वही मत था, और उन्होंने सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने और इसको दुरुस्त करने की मांग की थी। अब उन्होंने उन बहुत सारे लोगों के नाम लिए हैं जिनके खिलाफ इस तरह के मामलों में मुकदमे वगैरह लगाए गए हैं। तो ये जो इस बारे में पत्र जारी किया है वो तो हम स्क्रीन पे लगा रहे हैं, तो आप उसको देखेंगे। मैं उसमें से कुछ वो नाम पढ़ देता हूँ जिनको इसमें उल्लेख किया गया है कि इनके खिलाफ इस CAA वाले मामले में जो आंदोलन हुआ है उसमें इनको आंदोलनकारी समझ के दूसरे मामलों में फंसा के सरकार उत्पीड़न इनका कर रही है और इनको जेलों में उसने रख रखा है। इनको बाहर निकालना चाहिए। मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, सफूरा जरगर जिनको हाल में जमानत मिली, आप जानते हैं, आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कालिता, नताशा नरवाल, खालिद सैफी, शिफाउर रहमान, डॉक्टर कफील खान, उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं जिनको बार बार पकड़ लिया जाता है, शारजील इमाम, अखिल गोगोई, इनके इन्होंने नाम लिए हैं और भारत सरकार को लिखा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो भारत सरकार से इस संबंध में संपर्क में है और CAA के मामले पर उन्होंने अपनी बात रखी है। जो लोग एक्सपर्ट्स इस मीटिंग में थे जहां ये जारी हुआ, जहां से ये पत्र, उसमें एक्सपर्ट्स थे मैरी लॉलर, स्पेशल रिपोर्टर हैं ऑन द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, मिस लेग टूमी चेयर रिपोर्टर हैं, मिस एलिना स्टेरनेट वाइस चेयर हैं, मिस्टर जोस गुवेरा बर्मुडेज, मिस्टर सॉन्ग फिल होंग, मिस्टर सेटोनडिज एड जोवी वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन देखते हैं, मिस्टर डेविड काये स्पेशल रिपोर्टर ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशंस, मिस्टर क्लेमेंट न्याटेसोसी वाउले special rapporteur on the rights of peaceful assembly and of association, Mr. Fernandez D. Vernese, special rapporteur on minority issues, Miss E. Tendai Ashumi, special rapporteur on contemporary forms of racism, Mr. Ahmed Shahid, the special rapporteur on freedom of religion or belief, Miss Flaunuela D. Ni Aolin, special rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Miss Niels Meiser, special rapporteur on torture and other cruel, inhuman, degrading treatment or punishment. ये सारे लोग इस मीटिंग में उपस्थित थे। ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड नेशंस ने भारत में जो अक़लियत, खासकर मुस्लिम्स के खिलाफ एक अभियान सा छेड़ा हुआ सरकार की ओर से नजर आता है, बीजेपी शासित राज्यों में और केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय की ओर से, खासकर दिल्ली के दंगों के बाद जिस तरह से किया गया है, उसमें जो दुनिया भर में उसके बारे में जो खबरें वगैरह छपी हैं उनको गंभीरता से लिया है। वो पहले भी CAA के मामले पे अपना व्यू साफ साफ सरकार के खिलाफ प्रस्तुत कर चुका है।
यहाँ तक कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपने को पार्टी बनाने के लिए उसने एप्लीकेशन डाली हुई है, वो एप्लीकेशन पेंडिंग है अभी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बहुत गंभीरता से मामला दुनिया में उठ गया है। अब यूनाइटेड नेशन से बड़ी संस्था तो दुनिया में है नहीं, और उसका जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है वही इस तरह के मामले पूरे एशिया में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में और अमेरिका में, सब जगह वही लेता है। तो वो इस मामले को ले रहा है। भारत में भी इसके पहले उत्तर पूर्वी राज्यों के बहुत सारे मामले वो ले चुका है और उसमें सरकारों को दखल करने पर मजबूर कर चुका है। लंका में उसने बहुत सारे मामले लिए हैं। ये सरकार के लिए कम से कम दो फैब्रिक होते हैं दुनिया में। एक तो होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और उससे जुड़ा हुआ जो दुनिया का तंत्र है, लेकिन दूसरा एक होता है जो नैतिकता का है। तो ये अब नैतिकता का सवाल बहुत बड़े लेवल पर इस सरकार के खिलाफ बनता चला जा रहा है कि इस सरकार की नीतियां जो है पार्टीजन है। वो लगभग उसी तरह से है जैसे पाकिस्तान वगैरह में हो रहा है या और जगहों पर होता रहा है जिनको इंडायरेक्ट किया गया है। तो भारत में इस तरह की स्थिति बन रही है। इस बारे में हमने एक विशेषज्ञ हैं जो हांगकांग में रहते हैं और यूनाइटेड नेशंस की इसी संस्था में पहले ऑफिसर थे और काम करते रहे। अब वो यूनाइटेड नेशन से ही संबंध होके एक संस्था चलाते हैं जो ह्यूमन राइट्स के सवालों पर और उनको लीगल एडवाइस देने के सवालों पर एशिया में अपना काम करती है। इन सज्जन का नाम है बैसिल फर्नांडो। ये मूलतः तो श्रीलंकन है, लेकिन करीब 50 सालों से ये ह्यूमन राइट्स के कामों में लगे हुए हैं यूनाइटेड नेशंस के साथ। तो हमारे एक सहयोगी हैं हांगकांग में, समर अनार्य, जो कई बार आप जानते हैं, जिनके जरिए हम बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विषय और खासकर चीन वगैरह के मामले और कोरोना से जुड़े उस पूरे ईस्ट एशिया के मामलों को लेते रहे हैं। उनके सहयोग से हमने इनसे बात की, क्योंकि भाषागत फर्क हो सकता था। तो अंग्रेजी में वो बोलते हैं, तो उनका अनुवाद इसमें समर अनार्य ने किया है। और इस बात में आप इस चीज को समझेंगे कि सीएए को लेके भारत में जो कुछ हो रहा है, दिल्ली के दंगों को लेके जो एक खास समुदाय के खिलाफ हम पा रहे हैं कि लगातार मामले जुटाए गए हैं, उन्हें इंडिक्ट किया गया, उन्हें पकड़ा गया, उन्हें ही जेल में डाला गया है, जबकि उन्हीं के ज्यादा नुकसान होने और ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। दूसरी ओर हम पाते हैं कि कई राजनेताओं के जो सत्तारूढ़ दल से संबंध है और बड़े बड़े पदों पर भी हैं, उनके बयानों पर जिन्होंने सांप्रदायिकता भड़काने में योगदान किया, जिसके बारे में तमाम तथ्य और लेख और फैसले उपलब्ध हैं, उन मामलों पर पुलिस का रवैया बहुत ही ढीला ढाला है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो हिंसा हुई थी, उसमें भी जो लोग अपराधी थे, जो कि सत्तारूढ़ दल के छात्र और दूसरे संगठनों से जुड़े हुए थे, उसमें भी कोई कार्यवाही देखने को नहीं मिली। तो एक शंका का वातावरण और एक तरह से कहा जाए बंटवारे में प्रशासनिक इस्तेमाल का वातावरण हमारे सामने है। तो दुनिया भी अब इसको देखने लगी है और बहुत गंभीरता से देख रही है। ये इस सूचना का उद्देश्य है। तो आइए बासिल फर्नांडो साहब से सुनिए कि इस तरह की स्थिति होने में दुनिया में यूनाइटेड नेशंस क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ उसने क्या किया है और इससे क्या क्या होता है और आगे वो क्या क्या कर सकता है। सुनिए उनसे हमारी बातचीत। तो समर, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, ये जो अभी यूएनएचआरसी का लेटेस्ट एक आया है, कल परसों आया है, तो इसमें उन्होंने हमारे जो सीएए को लेके अरेस्ट हुई है और उसके बाद दंगों के मामलों में लोगों को रखा गया है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम लेके उन्होंने कहा है कि ये सरकार का कदम गलत है और उन्होंने सख्त भाषा इस्तेमाल की है और इसको काफी कंडेम किया है, मैं ये कहूँगा। तो इस लेवल पर यूएनएचआरसी को पहुंचने में इसके पहले की क्या डेवलपमेंट्स थे और इसका क्या मतलब है दुनिया में, अगर यूएनएचआरसी ऐसे किसी मुद्दे को लेता है, इस गंभीरता से लेता है, क्योंकि वो कोर्ट भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपने को पार्टी बनाने के लिए भी गए हैं, तो इसका क्या मतलब है? So Basil ji, Shital Bhaiya is asking that because UNHRC has condemned yesterday Indian government very strongly, taking the names of the people who have been kept in arbitrary detention and on the rule of law, the flouting. UNHRC very seldom does such strong actions against countries which are known to be democracies like India. Means they keep on condemning, say, countries like means which are dictatorial and all that. But UNHRC such an action
including approaching the Indian Supreme Court and asking the Supreme Court to implead them in the Citizenship Amendment Act and NRC hearings. What do you think, as a UN human rights officer, a senior officer earlier yourself, and human rights defender known across the world? How do you think? What does it mean? What does it imply? It is a very serious intervention in the UN system for several of the experts to get together and to make a statement is rare event. They do it only when an extreme action is really needed. So in the perception of the United Nations, particularly the High Commissioner, and the human rights mechanism, what has happened in India is a very serious violation and affecting so many people. Not only that, it is simply because it is a democracy that it is even worse, because after all, what is a democracy that does not have a right to protest peacefully? There is no accusation that these protesters were engaged in any kind of violence. They were people who protested peacefully. That is democracy. So there is so government is held responsible for what it claims to be, what the Constitution claims to be, and in terms of the compliance with the international norms and standards to which India is a party. The very fact that it is being taken seriously regarding India is a message to the Indian authorities and Indian people that there can be also something wrong with the democracy in India. That the global claim of being a strong democracy will be very seriously questioned by anybody when situations of that kind of arrest takes place. So it is really a soul-searching moment for India. Actually, India should ask itself that question: why United Nations, which would always stand for defending the rights of the Indian people, have taken up this position strongly. If they did not have to do it, they would not have done it. It's a very cautious approach. Yeah, the very cautious conservative approach usually the UN agencies take. So even by those standards, what has happened is a very serious. These are serious violations, and the fact that these people are in remand even now is a very using virtually the terrorism laws indirectly, using the for detention. There's a particular laws relation, even if there's to be they shouldn't have been detained anyway. They're immediately to produce them before courts and allow the normal process of law. If there is any violations, they would have been given bail, and all this would have happened. But for a long period, they are being detained. I will translate, otherwise I will that is why lose they are track. taking it up seriously. I will translate this much, otherwise I will lose track. Yeah. बासिल कह रहे हैं, और बासिल खुद चूंकि यूएन सिस्टम में रहे हैं, यूएनएचसीआर का हिस्सा रहे हैं। कंबोडिया में जो पहली टीम गई थी 1979 में, उसके सीनियर मेंबर थे, तो वो अंदर से जानते हैं यूएन को। वो कह रहे हैं कि यूएन का इस तरह का स्टेटमेंट जारी करना, और केवल एक ऑफिस से ये स्टेटमेंट नहीं आया है, यूएन के तमाम सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जब वो साथ बैठ के अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट जारी करते हैं और इतना सीधे नाम लेके कंडेमनेशन करते हैं, तो ये बहुत ही चिंता का विषय होता है। ये चिंता का विषय खास तौर पे इसलिए होता है कि यूएन आमतौर पे एक बहुत कंजर्वेटिव पोजीशन लेकर चलता है, और अगर आंतरिक मामले हैं, जैसे अगर वो सीधे सीधे एग्जीक्यूशन वगैरह का, एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन वगैरह का मामला ना हो, तो वो इस तरह से हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ऐसे में इतने सारे एक्सपर्ट्स का साथ आना और सुप्रीम कोर्ट तक को अप्रोच करना, इसका मतलब ये बहुत साफ है
कि यूएन देख रहा है, यूएनएचआरसी देख रही है कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशनल, भारत का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद जो परिभाषित करता है, उसके ही नहीं, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं, ये यूएन की ही भाषा है, इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, जो कोवेनेंट्स एक होते हैं और एक होती है संधि, ट्रीटी बॉडीज, ये दो तरह के उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं यूएन में, उनका उल्लंघन है, सीरियस उल्लंघन है। और अगर यूएन ये मान रहा है भारत जैसे देश को, और वो कह रहा है जिसकी छवि एक मजबूत लोकतंत्र की है, तो ये गहरी चिंता का विषय है। इसका मतलब वैश्विक स्तर पर भारत की छवि, लोकतांत्रिक छवि को बहुत गहरा धक्का लगा है। बासिल ने उसके आगे ये कहा कि और भारत को भी इस समय खुद ही अपने लोगों से विचार करने का समय है। ये आत्मावलोकन, सोल सर्चिंग उन्होंने शब्द का प्रयोग किया कि यूएन जो भारत के ऊपर कभी इस तरह से नहीं बोला था, वो तानाशाहियों में बोलता है इस तरह की बातें, उनके ऊपर अपने ऑफिसर्स बैठाता है। अगर वो भारत जैसे देश को ये बोल रहा है, तो ये भारत की जनता के लिए भी, सरकार के लिए तो है ही, भारत की जनता के लिए भी ये सोल सर्चिंग का, आत्मावलोकन का क्षण है कि हमारे लोकतंत्र में ही अब कोई दिक्कत है, हमारा लोकतंत्र ही खतरे में है। बासिल ने उसके आगे जोड़ा, और खास तौर पे इतने लंबे सालों से, मतलब इतने लंबे समय से लोगों को आर्बिट्रेरी डिटेंशन में रखना, आतंकवाद जैसे कानून उन पर लगा के रखना, उनको रिमांड पे रखना, ये रूल ऑफ लॉ का भी उल्लंघन है। और ये यूएन इसको बहुत एक बुरा सप्रेशन अपमान रहा है। और फिर उन्होंने दोबारा वही बात दोहराई कि यूएन आमतौर पे बहुत कंजर्वेटिव स्टेट लेता है, क्योंकि उसको फंडिंग में मिलती है सारी दुनिया से, और ये तमाम सारी जो चीजें हैं, यूएन के पास अपने मैकेनिज्म्स पीस कीपिंग वगैरह के नहीं होते, उसमें भारत जैसे देश उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। अब चूंकि उनकी बात रह गई थी, वो और इसमें और विस्तार से कहना चाहते थे, तो मैं नया प्रश्न करने से पहले चाहूंगा कि वो और अपनी बात कह लें, फिर मैं अपना नया प्रश्न करता हूँ। Yes, Basil. So Shital ji is saying that because I interrupted you to translate, you were talking about using terrorism, anti-terror laws to keep people in detention for so long, arbitrary detentions. So you can continue now. Yeah, you see, the essence of the human rights is first of all to to protect liberty, and that is the fundamental human rights. And it is a fortune for India that the Indian Constitution, defense is based from that fundamental standpoint. Now, certain circumstances, if they at all require any kind of arrest, then there is a legal process, and the process provides that immediate bail and other this thing on another basic human rights principle of presumption of innocence. Now, the very fact of people participating in a protest is assumed to be a crime, then there is a very serious problem there. That it goes against the principle of liberty, first of all, for people can do whatever they want so long as they do not violate the law. Secondly, that whatever that you do to limit the liberty should be done within the framework of a process of law. This has been suspended, and virtually, in effect, what they are doing is use of the anti-terrorism laws on peaceful protest. ओके, सो बासिल जी जो कह रहे हैं वो मतलब उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों का जो मूल है वो है लिबर्टी। मैं बाद में बासिल को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टिम बिंघम की बात करें, बहुत शानदार बताते हैं वो, लेकिन अभी उनका मैं अनुवाद कर दूं। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स का ये एसेंस है लिबर्टी, और ये जो लिबर्टी है ये भारत के लिए सौभाग्यपूर्ण बात है। दुनिया के बहुत देशों से अलग भारत का संविधान लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता रहा है, और वो संविधान के मौलिक अधिकारों में से है। इसीलिए अब जब, और हाँ, उन्होंने उसके आगे जोड़ा कि लोकतंत्र की और मतलब जो विधि का शासन है उसकी जो मूल आत्मा है कि अगर किसी आधार पे इस लिबर्टी को सीमित किया जाना, लिमिटिंग द लिबर्टी, वो केवल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत किया जा सकता है, वो केवल विधि के अधीन,
कानून के तहत किया जा सकता है, वो आर्बिट्रेरी और मतलब अपने जबरिया ढंग से नहीं किया जा सकता है। इसीलिए और इस लिबर्टी में राइट टू प्रोटेस्ट भी है कि लिबर्टी का मतलब है ये अबाध लिबर्टी है, ये असीमित लिबर्टी है जब तक आप कोई कानून ना तोड़ रहे हो, और कानून तोड़ने में शांतिपूर्ण प्रतिरोध लोकतंत्र में शामिल नहीं है, वो ये कह रहे हैं। और इसीलिए अगर शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिरोध कर रहे लोग, जैसा कि भारत में बहुत सालों से होता रहा है, उनको गिरफ्तार करना, ये इफेक्टिवली, ये बेसिकली बिना कहे संविधान को सस्पेंड कर देना है, कानून को स्थगित कर देना है कि कानून है ही नहीं, और ये बहुत चिंता का विषय है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि यूएनएचआरसी ऐसे मामलों में अगर सरकारें एडमेंट हो, आप अपनी बात कह रहे हैं कि ये गलत है, यो गलत है, कानून का यो उल्लंघन है, दुनिया में ऐसे कायदे हैं जो सबने सार्वभौम तौर पे चुने हैं, ये उनका उल्लंघन है, एकदम केसेस भी आप बता रहे हैं कि ये केस हैं, ये व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ ये उल्लंघन नजर आता है, लेकिन अगर सरकारें इस बात पर ध्यान नहीं देती तो यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था के पास और क्या क्या कदम उठाने के रास्ते हैं, और वो क्या क्या कदम उठाएंगी भविष्य में अगर ये स्थिति ऐसी ही बरकरार रहती है? Shital ji is asking that UNHRC has showed very strong displeasure on what is happening in India in these arrests and suspensions of the right to liberty and freedom of expression and all that. But now that they have done it, that they are concerned and they have expressed their concerns, what can they do? Does UNHRC has some mechanism or processes to act upon if the governments which are defying their own constitution and the international treaty bodies and are arbitrarily detaining people? So do they have any mechanisms to go ahead and act? What are the things they can do further? See, first of all, the basic framework within which the UN works is to seek cooperation. This is the highest power of the United Nations as a human rights body. So by strongly saying telling the Indian government, it is seeking a strong reaction of cooperation. This is more powerful than any other forms of condemnations and any other forms of actions. The first part is that if they have told, please cooperate, you are breaking our rules. Now you are member organization, you are a part of us. Now you are breaking the basic framework. Don't do this. Cooperate. So that's the first and the most important step, and that is in fact can be the most effective approach also. Secondly, of course, United Nations have a mechanism by which they could act. Many avenues are open. For example, regarding illegal arrest and detentions, there is a particular mechanism under the relevant rapporteurs. Now, the rapporteurs can complain to the Human Rights Council, and there is a report writing by the to the Human Rights Council, and once they start complaining and reporting that these things are violated, virtually the image of India will be very seriously damaged as a sort of a nation that is trying to defy the international norms. That affects the cooperation also with the Western countries and other countries. Further, if they already there is one petition on which the High Commissioner for Human Rights have become an amicus curiae. Now, similarly, they could take it up even the matter in the Supreme Court of itself, in the official capacity of
all these things are, diplomatically speaking, very highly embarrassing positions for a country that claim that it is it is a democracy and is the biggest democracy in the world. Of course, the going beyond that, there can be other mechanisms. There are many other mechanisms by which you can impose even sanctions and things like that. I hope that it need not go that far. That the message has been passed strongly by a friendly, we should not take it as a hostile group telling India some aggressive condemnation. Here is a friendly community within which people who are given the charge of being in charge telling you are breaking rules. Please get back to the track. So that should be the the opening for the Indian government to respond positively, and that is what the people should demand. It is the people who can do the even here. It has been given a chance. The UN rapporteurs by intervention open it up to the people and say, we are with you on this matter. We are not with the government. We are with you. So take it up and get this done, and let us get back to operating in terms of our principles. बासिल बता रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मूल चरित्र है वो है कोऑपरेशन। उसका जो सबसे बड़ा हथियार है चीजों को लागू करवाने का और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों कानूनों की सुरक्षा का, वो है कोऑपरेशन। और अभी जो यूएन ने किया है वो बेसिकली वही कर रहा है। इस कंडेमनेशन को कंडेमनेशन के बतौर नहीं देखा जाना चाहिए। वो आपसे भारत सरकार से अपील कर रहे हैं, मतलब बेसिकली जो कंडेमनेशन है वो कह रहे हैं कि कोऑपरेट, फॉलो योर ओन लॉ, फॉलो योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट योर ट्रीटी बॉडीज, योर इंटरनेशनल लायबिलिटीज एंड योर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। तो ये पहला है। इसके बाद लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएन के पास और मैकेनिज्म नहीं, पर ये जो मैकेनिज्म है वो सबसे ज्यादा बड़ा और जरूरी है। इसमें क्या होता है कि जब आप कंडेम करते हैं तो बहुत एम्बैरेसिंग होता है और गवर्नमेंट्स को तुरंत ट्रैक पे इस पे आना चाहिए। और बासिल कह रहे हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे आएगी। इसके बाद यूएन के अंदर, यूएनएचआरसी के अंदर भी और यूएन के अंदर भी बहुत सारे और तरीके हैं। जैसे यूएन के अंदर बहुत सारे रैपोर्टियर्स होते हैं। ये जो रैपोर्टियर्स होते हैं वो विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। जैसे मैं राइट टू फूड पे काम करता हूँ, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, तो यूएन में एक स्पेशल रैपोर्टियर ऑन राइट टू फूड है। तो अगर दुनिया भर में भूख के अधिकार का कहीं उल्लंघन होता है, कोई भूखा है, तो हम लोग उनको लिखते हैं और वो फिर सरकार को लिखते हैं, यूएन को रिपोर्ट सौंपते हैं और तमाम सारी चीजों को रिपोर्ट सौंपते हैं। ये जो सरकार, जो यूएन के रैपोर्टियर्स की जो रिपोर्ट्स होती हैं, वो दूसरा बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन वो भी कोऑपरेशन सीकिंग है, वो भी कोऑपरेशन सीकिंग ही है कि हम जानते हैं। वो बेसिकली मतलब जो सरकारों का हथियार होता है कि हमको पता नहीं है क्या हो रहा है, उससे पर्दा हटाना। कि अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठ के देख रहे हैं, हमको पता चल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ना पता चले। ये दूसरा होता है। इसके बाद और भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, जैसे बात सैंक्शंस तक जाती है, लेकिन वो स्थिति भारत में ना आए, यूएन ये मौका दे रहा है, बार बार भारत सरकार से कह रहा है और भारत की जनता को भी वो एक संदेश दे रहा है कि इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ नहीं है, हम जनता के साथ हैं। यूनाइटेड नेशंस एचआरसी का सुप्रीम कोर्ट में, मुझे लगता है अभी बासिल, वी हैव नॉट बिकम amicus curiae. There is a suggestion that means like foreign ambassadors and others have suggested the Supreme Court to accept the UNHRC's petition and implead them not as a petitioner but appoint them as court's amicus curiae. Yeah. So तो बासिल कह रहे हैं कि मतलब बासिल ने कहा उनको थोड़ा सा वो तथ्य गड़बड़ हुआ कि अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जो दिया है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि मतलब वो सरकार से डिफाई नहीं कर रहे, वो सरकार को ललकार नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट में यूनाइटेड नेशंस का जाना एक संदेश देना है कि हमें आपके संविधान पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट तानाशाही वाले जो देश होते हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी कंबोडिया की, कभी चाइना की कोर्ट में अपील नहीं की। सुप्रीम कोर्ट उनको कंडेम करता रहा उइगुर से लेकर के हर बात पे, लेकिन वो कभी चाइनीज सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। इसका मतलब है कि वो चाइना को
रियल डेमोक्रेसी मानता ही नहीं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जाना मतलब हमारे संविधान का सम्मान, कि हम कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, कोऑपरेट करिए, अपने ही कानून लागू करिए, अपना ही संविधान लागू करिए। ये यूएन का भारत की जनता को भी एक संदेश है कि हम इस मुद्दे पे सरकार के साथ नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। और हाँ, इसके बाद सैंक्शंस हो सकते हैं, तमाम सारे जो कमेंट्स हैं, वेस्टर्न देशों का कोऑपरेशन कम होता है, वो सारा तो होता ही है। क्योंकि बासिल फर्नांडो का अपना बहुत लंबा अनुभव है यूएन की संस्थाओं में काम करने का, और इसी मुद्दे पर काम करने का मूलतः मानवीय अधिकारों के सवाल पर। इनके अनुभव से 20-30 सालों में दुनिया में यूनाइटेड नेशन के हस्तक्षेप से चीजें कुछ बेहतर हुई हैं, या जो दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि फिलीपींस में, भारत में, इवन यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप में भी और चाइना वगैरह में तो जो था वो ही है, चीजें और बिगड़ी हैं? यानी कुछ बेहतरी की ओर दुनिया जा रही है या बदतर हो रही है? इस पर, और खासकर एशिया की क्या हाल है, ये मैं जरा उनसे जानना चाहता हूँ। Shitalji is asking that as someone who has 20-30, I think I forgot to tell him, 20-30 years of experience in United Nations system. Actually, Basil का 50 साल का अनुभव है, 1979 से वो यूएन सिस्टम में काम कर रहे हैं. Oh, 50 years, that is great. So, yeah, great. So with someone who has almost 50 years of experience right within the UN system, first as UN officer and then as a leader of an organization which has a general consultative status with the UNHRC, do you think, have you seen UN interventions changing things for the better? Or it is like, as we are seeing that now things are changing for the worse in like many countries. He took the example of India itself and Philippines and even the United States. So Shital is asking, have you seen any positive interventions? Yeah, there had been several positive interventions, but at the same time, there is a lot of room for further improvement. See, one positive intervention is one in which I was myself a party. That is the UN Transitional Authority for Cambodia. You know that after Pol Pot, Cambodia was completely destroyed. 1/7 of its population and mostly the most intelligent, educated section of the population was wiped out. And there was no governance. After the Pol Pot, and there were 4 factions fighting a civil war. Now it became the country known for highest amount of the land mines. So it is such a chaotic country, it was. But then with the diplomatic skills and number of years of negotiation, the UN Transitional Authority for Cambodia was established, and as a result, there was the end of a civil war, a very destroying, terrible civil war. Of course, when countries go through that kind of devastation, and where the intelligentsia completely disappears, that country does not become a paradise the next day. It takes time for human beings to grow up, competent people to grow up. Not even a single person who could be a lawyer or a judge or even a psychologist in Cambodia, because I know that myself, because we look for them during that time. So that intervention did bring about a considerable change and the beginning for the rest. Certainly, I agree that this system need very much more improvement in terms of the modern technology and modern developments have brought new challenges, very strong challenges, as we see even in United States. Even a simple matter like the granting of medical care for everybody, particularly the poor, free,
is a controversial issue still in United States, and that's a pity for a country that claims to be the strongest democracy and the strongest economy in the world. So there are a lot of room for improvement. I think there is a demand for that improvement also. The many other areas, UN has contributed a lot for other developments. For example, global warming issue, environmental issues, all these issues, and the issue of women rights and children's rights, making them talked about in the way that is talked about now. 50 years ago, it was very different story. So they have, changed the conversation in the world. But I grant that there is a lot of room for improvement, and improvements are needed. In fact, I myself has written on behalf of our organization a position say that we have to reimagine the UN and the human rights approach in the future. I will ask you to add later, like UN's work in, say, Sri Lanka on arbitrary detention and getting justice for the torture victims, like forget Cambodia, which was a devastated country. But your own work has got so many cases resolved and so many perpetrators, police officers and army officers punished. I will get back to that. But before I translate this for Satyam. Sure. So, जैसा कि मैंने बताया, मतलब बासिल जी बता रहे हैं कि मतलब सबसे बड़ा परिवर्तन तो खुद उन्होंने अपने उस मिशन में देखा है 79 में, जब वो लोग कंबोडिया पहुंचे, यूएन ट्रांजिशनल अथॉरिटी इन कंबोडिया, जब ये लोग कंबोडिया पहुंचे, मैं उसमें अपनी तरफ से भी जोड़ सकता हूँ, मेरे लिए तो ये निजी कहानियां हैं, मैं खुद भी बासिल के साथ कंबोडिया गया हूँ, तो वहां पे एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो पढ़ा लिखा हो, क्योंकि 1/7वां हिस्से को करीब 20 लाख लोगों की हत्या हो गई थी पोलपाट के 4 सालों में, और ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को मारा था, ईयर 0 वगैरह किया था। तो यूएन ने वहां पे तो एक पूरा सिस्टम ही खड़ा किया। बासिल बता रहे हैं कि जब वो वहां पहुंचे तब इन लोगों ने बहुत ढूंढा कि कोई वकील जिंदा मिल जाए, कोई साइकोलॉजिस्ट जिंदा मिल जाए, पर वहां तो कोई था ही नहीं। तो पूरा एक सिस्टम खड़ा करना, केवल यही नहीं, उसके बाद भी मतलब वो 50 साल पहले और जो वीमेन स्लेवरी थी या चाइल्ड, मतलब जो चिल्ड्रन केयर का जो मामला है, दुनिया भर में सरकारों को मजबूर किया गया है चाइल्ड, आप ये देखें कि मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी रोकने के लिए मतलब जो यूएन कोलिशन है, उसके बाद पोलिसिंग अधिकार भी है या वीमेन स्लेवरी को रोकने के लिए। मैं इसके साथ बासिल के पहले ही मतलब आपको बता दूं, नहीं, मैं फिर बासिल के पास वापस जाता हूं। सो बासिल, नाउ यू कैन ऐड like your work in countries like Sri Lanka or say even India, getting people freed and like getting perpetrators of torture punished, because that would explain more contemporary reality. You can even take 2-3 cases. See, in regard to a neighboring country, Sri Lanka, it's a country that there had been a lot of internal civil war and many conflicts. One of the problems that was never addressed was the issue of torture and ill treatment and of people, and a complete state of police brutality. Now, about nobody was even willing to take that issue up, saying that it's always going to be like that, and it cannot be changed. Now we took it up, that issue. We started documenting the cases of torture victims. In one case, we did about 2,000 cases of torture cases. Published in a book, we published a book with 403 cases, and we took up all these issues with the United Nations. Now the UN rapporteurs on torture, there were several rapporteurs during this period, and also the UN committee against torture, it's called the CAT committee, Committee Against Torture, took these cases up and questioned the government on these issues. So as a result,
to be talked about at international level about Sri Lanka, and also it improved the local conversation. And by now, Sri Lankan Supreme Court, we have a very special jurisdiction in the Supreme Court called the Fundamental Rights Jurisdiction through the Constitution. Now, already nearly 200 cases have been granted in favor of torture victims in Sri Lanka, all based on the UN norms and standards. So the court began to apply the UN norms and standards onto the torture issue. We were also, by making intervention like that in several other Asian countries, including, for example, India, some states where people are being tortured. We made interventions to the UN. We made intervention also to the local authorities, and we were able to get them out. So there is a dynamic mechanism that can be used. Even the limited changes that came about in Myanmar, for example. Myanmar from 1962 has been a complete military dictatorship. It's a devastated country, and you virtually how far a military can destroy a country. You can see when you go to Myanmar. I have seen it myself. And now, even in such a country, to get even a limited amount of transformation into democracy is very limited yet. But still, they had to give in because enormous amount of pressure that was brought about for change. Is a place that can be used very, for dynamic purposes, but it all depends on the local people, being outspoken and taking these cases up. So that is why these people who came to the streets to protest against the CAA and NRC, yeah, they are not prisoners; they are heroes. You put heroes into a category of prisoners. These are people who dared, and they didn't come for their purpose. They didn't come to ask something for themselves. They came to say that the law should apply to everybody, including the Muslims. Why exclude Muslims from this Afghanistan and these three countries in the recognizing their problems? So they came for a cause, and that is why there is a link between them and the Rabotas. We are citizen and the UN system are having a relationship of brothers and sisters. We are trying to work on the same thing, and we have the capacity. UN have the capacity above anything else to re-strengthen the local protest, the local demand, because ultimately international interventions can only succeed to the extent that people make it their own and make their demands. तो बासिल जी ने बताया कि मतलब और केवल ये कंबोडिया जैसे युद्ध से तबाह हो गए देशों की ही बात नहीं है जी। जैसे श्रीलंका का उन्होंने उदाहरण दिया। बासिल खुद श्रीलंका से आते हैं और मैं ये बताना भूल गया था। आई वुड लाइक टू टेल दैट बासिल हिमसेल्फ वाज एन एक्साइल, ही वाज डूइंग ह्यूमन राइट्स वर्क और खुद उनके ऊपर खतरा था और एक साथी पुलिस वाले ने बता दिया कि निकल जाओ वरना तुम्हारा भी नाम डिसअपीयर्ड में आएगा और एक सूटकेस लेके बासिल हांगकांग गए थे। तो वो एक दूसरी कहानी है। तो बासिल जब आए और कंबोडिया से जब वो हांगकांग आए 1984 में और जब ये सारा काम वगैरह शुरू किया तो इन लोगों ने यूएन सिस्टम के साथ श्रीलंका में 2 युद्ध हैं अलग अलग, जिनमें से एक में भारत में बहुत कम लोग जानते हैं। पहला एलटीटी वाला सारे लोग जानते हैं, दूसरा एक जनता विमुक्ति पेरामुना थी, जीबीपी, एक मार्क्सवादी झुकाव की पार्टी और जिसके अपने संघर्ष में कम से कम 30,000 लोग मारे गए, 30,000, और वो सिंगल थे और कोई भी वो मुद्दा ही नहीं उठाता था कि इनको कभी न्याय नहीं मिलेगा।
और यूएन सिस्टम के साथ बासिल ने पहले यूएन अधिकारी के बतौर भी, बाद में एचआरसी एलआरसी के नेतृत्व के बतौर भी, उन्होंने क्या किया कि मतलब ये सारे केसेस डॉक्यूमेंट करने शुरू किए। जी जी। कि जितने भी टॉर्चर के केसेस थे 1013 केसेस पूरे डिटेल के साथ डॉक्यूमेंट किए। एक पूरी किताब छापी जिसमें कोई भी कुछ और नहीं था, केवल टॉर्चर विक्टिम्स, डिसअपीयरेंस विक्टिम्स जिनकी लाशें तक नहीं मिली, और इन लोगों का था। और फाइनली मतलब यूएन ने लगातार जो स्पेशल रैपोर्टियर्स हैं और जो सीएटी है, जो कमिटी अगेंस्ट टॉर्चर है, उन सारे लोगों ने लगातार इंटरवीन किया श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ। श्रीलंकन सिविल सोसाइटी ने भी बोलना शुरू किया। अभी श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल डिवीजन है, एक स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन है विशेष, जिसका नाम ही फंडामेंटल राइट्स ज्यूरिसडिक्शन है, अच्छा, ज्यूरिस्प्रूडेंस है। और उसमें अब कम से कम, बासिल, हाउ मेनी पीपल हैव गॉटन जस्टिस ऑलरेडी? 200, 400? Over 200 people in the fundamental rights applications. 200 केस ऐसे हैं जिनमें जो टॉर्चर विक्टिम्स थे या जो डिसअपीयरेंस विक्टिम्स थे, उनकी जो फैमिलीज हैं, उनको न्याय मिला है। और टॉर्चर करने वाले या हत्या करने वाले जो पुलिस अधिकारी और सेना के अधिकारी हैं, वो जेल में। तो इस तरह के भी उदाहरण हैं। मतलब कि अगर आप देखेंगे कि श्रीलंका, जो कि मोटा मोटा एक डेमोक्रेटिक देश के बतौर में जाना जाता है, आसाम का भी कुछ उदाहरण बताया था अभी। हाँ, आसाम का और मणिपुर में काफी सारे इंटरवेंशन किए यूएन सिस्टम के साथ मिलकर किए। वहां पे जो विडोस हैं, जो केस फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उठाया फेक इनकाउंटर्स की जांच का, वो फेक इनकाउंटर्स भी यूएन सिस्टम के लगातार दबाव देने पे, मतलब एचआरसी ने खुद ही मणिपुर में बहुत सारी मीटिंग्स की हैं। मणिपुर विडोस उनको कहते हैं। एचआरसी ने उनमें से एक को यूएन में हम लोग लेके गए थे अपने प्रतिनिधि के बतौर, उन्होंने वहां पे भाषण भी दिया था। और इन सारी चीजों से जो दबाव बनता है उसका बहुत फर्क पड़ता है। आप अगर देखें कि विनायक सेन जी वाला केस तो बहुत मशहूर है, उसमें जो यूएन का दबाव था और बहुत सारा दबाव था। तो ये सारी जो चीजें हैं उनका दबाव पड़ता है दूसरे स्तर पे। लेकिन वो कह रहे हैं लेकिन ये तभी होगा जब इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ लोकल कम्युनिटी भी करे। केवल इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर से आप एक हद से ज्यादा चीजों को नहीं ले जा सकते। तो समस्या ये कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी के लोग हैं, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग, वो तो अपनी बातों को, नो डाउट उनके ऊपर बहुत से अत्याचार हो रहे हैं, बहुत संगठित अत्याचार हैं, वो निशाने पर हैं, वो भीड़ द्वारा मारे जा रहे हैं, उनकी मॉब लिंचिंग और दूसरे बहुत सारे मामले हैं, उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। उनके खिलाफ एक घृणा की भावना समाज में पैदा कर दी गई है जो उनके खिलाफ हिंसा पैदा करती है। लेकिन हमारे समाज में दूसरे भी ऐसे तबके हैं जिनके साथ अनवरत हिंसा जमाने से हो रही है। मसलन आदिवासी हैं, मसलन दलित हैं, लेकिन उनके मामलों में इस तरह से बातें क्यों नहीं हो पाती। और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के मामले में, क्योंकि वो विश्वव्यापी एक धर्म से जुड़े हुए हैं जो बहुत असर्टिव है, अपने मामलों को उठाता है, वो अकेले भारत के ही मामले नहीं, वो दुनिया भर में तमाम मामलों को उठाता है, और उसकी वजह से वो बहुत सारे मामलों में हस्तक्षेप कराने में कामयाब है। लेकिन हमारे देश की 8.5% की आबादी आदिवासियों की है और दलितों की बहुत बड़ी आबादी है, इनके खिलाफ इतना अत्याचार है, इसमें हम नहीं पाते कि इस तरह की कोई चीजें होती हो जैसी यहाँ हो रही हैं। होनी तो वहां भी चाहिए। Shitalji is saying that means like thankfully because of being part of a global Muslim community, atrocities against Muslim communities come to light. UN also intervenes and things like that. Then he added, but then there are other minority communities, not in the sense of religious minority, but power minority community and numerical minority community, like tribals, Adivasi people, who had been like, who are being attacked and their rights violated for years, means like, but they don't come into the discourse, the UN discourse much often. Yeah. See, the problem of the way the UN system is organized is that it depends very heavily on the civil society organizations on reporting what is happening. The information, the UN is not a kind of a surveillance machinery.
where they could they had the resources or intelligence services or anything to find out details of what happens everywhere. So many of the interventions are result of civil society organizations providing the UN with the kind of information on which they could act. Unfortunately, one of the areas where this is most difficult is the indigenous people's rights. Now, it is more or less like the situation which was there when the time the Indian Constitution was made. One of the some Indian indigenous people, accused Ambedkar, the Dr. B.R. Ambedkar, that he is not, as vocal on the indigenous people's issue as he is vocal on the Dalit issue. So his reply was very simple. He said, I am devoting all my effort to get the problems about Dalits highlighted. One of you or somebody must emerge from among you to be able to bring it to bring it out with the same force, because that is the way to create discourse. But in some communities, this is very difficult because indigenous people are not usually, taken to writings and the organized way of life. So there's a gap between the information that could be received by the UN on which they can act. See, they are supposed to be impartial like a judge. See, you can ask, why there are so many problems in India. Why don't the Supreme Court do more? Well, it all depends on the people themselves taking up this case as forcefully and forcing it on the international community and say, you should act. So this is one of the problems. There are particularly the more disadvantaged groups find it difficult to do this, but then that has to do with civil society organizations themselves. That is why this case is very important. The people protesting on an issue of the rights of Muslims in these countries, and they are trying to bring this to the surface, the discussion. And then the government arrests them and put them in jail. So some countries, now much more than India, freedom doesn't exist for people to take these issues up to the UN or to the larger international public. They will get into very serious trouble. So they have to do it secretly. So the internal repression is often a result. It results in the inability for the UN to take it up cases, because they could take it up only on the basis of evidence available to them. Unless the government gives them the right to come and do investigations in their own country, they cannot do investigation directly in a country. ओके समर। तो बासिल कह रहे हैं कि यूएन की जो एक सबसे बड़ी बात है, और आप उसको समस्या भी मान सकते हैं, और उसकी मतलब समस्या ही है कि यूएन के पास कोई सर्विलांस सिस्टम नहीं है। दरअसल यूएन के पास होना भी नहीं चाहिए, सरकारों के पास भी कोई सर्विलांस सिस्टम नहीं होना चाहिए। निजता का हनन है जब तक कोई कानून ना तोड़ रहा हो। तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार जो ऐसे जो समुदाय हैं, और हाँ, उन्होंने दूसरी बात जो कही कि यूनाइटेड नेशंस के जो इंटरवेंशंस हैं वो बहुत ज्यादा मतलब उनके बहुत ज्यादा वो डिपेंडेंट हैं सिविल सोसाइटी कम्युनिटी पे। जो नागरिक समुदाय है जब वो यूएन को बताता है तभी यूएन कुछ कर सकता है, क्योंकि उसको पता कैसे चलेगा। और ये जो दलित, जो आदिवासी समुदाय हैं, जैसे मतलब उनमें बहुत बार जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं वो इतने अंदर होते हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और उनकी बातें ही नहीं पहुंचती।
तो ये जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी कम्युनिटी की होनी चाहिए कि वो उनको आउटरीच करके उनकी समस्याएं बताए। जब तक समस्या ही नहीं पहुंचेगी, जब तक वो जानेंगे ही नहीं, तब तक वो क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का, कि जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब अंबेडकर से कुछ आदिवासियों ने पूछा और उनसे शिकायत की, उनको उलाहना दिया कि आप हमारी बात उतनी ताकत से नहीं उठाते हैं जितनी ताकत से आप दलित हितों की बात उठाते हैं, उनके खिलाफ अत्याचारों की आवाज उठाते हैं। बाबा साहब का जवाब बहुत सीधा था और बहुत आसान था कि मैंने अपनी पूरी ताकत दलितों के मुद्दों को, उनके हक को उठाने में लगा दी, क्योंकि अभी जो मेरी लड़ाई है वो उनको केवल हाईलाइट करने की, अत्याचार खत्म करना तो बहुत दूर की बात, कि ये चर्चा में आए, कि इस बात का इंटरनेशनल कम्युनिटी संज्ञान ले, इस बात की जो विश्व समुदाय है, भारत तो ले ही, वो इस बात में जाए। तो दलित समुदाय में ऐसे नेता निकले, आदिवासी समुदाय में ऐसे, और आप लोगों को कम से कम एक आदमी आप में हो जो पूरा ताकत यही करने में लगाए जिससे ये मुद्दा बने, ये डिस्कोर्स बने। तो और आप लोगों को 1 या 5-6 लोगों को ऐसे निकालना चाहिए। उसके बाद उन्होंने जोड़ा कि यूएन की एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है कि अगर सरकारें ना आने दें तो वो खुद जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। जैसे यूएन अगर बोले कि हम जा रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, तो गवर्नमेंट परमिट नहीं करेगी, और अगर गवर्नमेंट परमिट नहीं करेगी तो सिविल सोसाइटी ही कर सकती है कि जो उसको वो सारी सूचनाएं दें। एक बार सूचना मिलनी शुरू होती है तो यूएन सिस्टम में फर्क पड़ता है, कितना पड़ता है वो दूसरी बात। उन्होंने दूसरी बात की, लेकिन एक वहां पे खतरा भी, और खतरा ये है कि अगर कुछ देश, जैसे मतलब फिलीपींस का उदाहरण अगर लें अभी, जहां पे अब अत्याचारों के खिलाफ बोलना ही बहुत मुश्किल हो गया है, वहां पे इंटरनल रिप्रेशन इतना है, दमन इतना है कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो आप खुद ही गायब कर दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। भारत में ये जो मुस्लिम अल्पसंख्यक मतलब लोगों के साथ जो शुरू हुआ है वो उसी दिशा में जा रहा है, और अगर उसको रोका नहीं तो परिणाम बहुत भयावह होंगे। बासिल ने ये नहीं जोड़ा, लेकिन वो हमेशा हम लोगों से बातचीत में और अपने लेखों में जोड़ते हैं कि जो अत्याचार तमिलों पे शुरू हुए थे वो जब नहीं रोके गए तो एक 30,000 जो सिंगल बहुसंख्यक गायब हुए जिनका पता ही नहीं आज तक, वो मुद्दा भी नहीं बन पाए। तो ये आग जब शुरू होती है तो रुकती नहीं है, और इसीलिए सरकारों को रोक के रखना चाहिए जनता को कि लोकतंत्र बचा रहे। बहुत बढ़िया। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बातचीत हो गई। अब इसको कंपाइल करके इस्तेमाल करते हैं। मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू। और बढ़िया बात हुई। उम्मीद है हिंदी के पाठकों को भी मजा आना चाहिए, पता भी लगना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है। शीतल जी is thanking you and said that it was very informative and it would like definitely benefit Hindi community, and they should know and they would know by your interview that what is like international norms and standards and what is happening around the world. Thank you, Vasil. Thanks. Thank you very much. Thank you. Thank you. सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।